चलिए तो हम बात करें किसकी आज, थर्मोकेमिस्ट्री। तो आज ये लेक्चर, इस लेक्चर में इसको क्लोज करेंगे। थर्मोकेमिस्ट्री, थर्मोडायनामिक्स में मैक्सिमम पार्ट आपको फिजिक्स में भी है, थर्मोकेमिस्ट्री वाला पार्ट से केमिस्ट्री में। तो थर्मोकेमिस्ट्री क्या है, यानी केमिस्ट्री के वो ब्रांच जो हीट सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में हीट इंटरैक्शन को स्टडी करती है विथ केमिकल रिएक्शन। यस सर। तो क्या डेफिनेशन हुई, ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री that deals with heat interaction। ये वाला पोर्शन एकदम अलग हटके है, बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग। ड्यूरिंग a chemical reaction, उससे हम कहते हैं थर्मोकेमिस्ट्री। तो थर्मोकेमिस्ट्री में हम डेल्टा एच की बात करेंगे, एंथैल्पी की बात यहाँ करने वाले हैं। तो पहली इक्वेशन वो ले लें जिसमें एंट्रोपी में चेंज, एंथैल्पी में चेंज कुछ भी नहीं होता है, यानी थर्मो न्यूट्रल इक्वेशन। थर्मो न्यूट्रल का मतलब डेल्टा एच कितना हो गया, जीरो। डेल्टा एच जीरो हो गया तो अगर इसके लिए हम ग्राफ प्लॉट करते हैं, यहाँ एनर्जी ले लीजिए और यहाँ पर रिएक्शन कोऑर्डिनेट ले लीजिए, तो इसके बीच में ग्राफ प्लॉट करोगे तो दोनों के लिए बिल्कुल सेम हाइट पर ग्राफ आएगा, रेक्टेंट का भी और प्रोडक्ट का भी। तो डेल्टा एच किसके इक्वल होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रेक्टेंट। तो दोनों इक्वल है, यहाँ पर जितनी एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट है उतना ही एंथैल्पी ऑफ रेक्टेंट है, तो डेल्टा एच जीरो हो जाएगा। दूसरी रिएक्शन होती है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक के लिए क्या होता है, इसमें हीट इवॉल्व होती है। जैसे ए से जब बी बना, साथ में यहाँ पर क्यू कैलोरी हीट भी निकली। जैसे अगर ए की एनर्जी 100 कैलोरी है और बी की अगर 60 कैलोरी है, तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी लगाइए तो 50 कैलोरी हीट बाहर निकलेगी। ए क्या है, रिएक्टेंट, और बी क्या है, प्रोडक्ट। तो डेल्टा एच क्या होता है, एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। तो डेफिनेटली यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट बड़ा है, एंथैल्पी प्रोडक्ट छोटा है, तो डेल्टा एच किस में आएगा, 60 माइनस 100। तो डेल्टा एच का साइन क्या रहेगा, नेगेटिव। अब बात समझ में आ गई, तो डेल्टा एच नेगेटिव। तो अब यहाँ पर जब हम ग्राफ प्लॉट करेंगे तो सेम ग्राफ में एनर्जी और रिएक्शन कोऑर्डिनेट के बीच में रिएक्टेंट की एंथैल्पी ज्यादा, प्रोडक्ट की एंथैल्पी कम। ये हो गया रिएक्टेंट, ये हो गया प्रोडक्ट। हाँ ना? हाँ सर। हाँ सर। हाँ सर। तो रिएक्शन ज्यादा हाइट पर रहेगा और प्रोडक्ट कम हाइट पर रहेगा। तीसरी टाइप की रिएक्शन कौन सी होती है, एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन अब एंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब क्या है, जैसे ACB बना और साथ में Q कैलोरी हीट एब्जॉर्ब कर रहा है। जैसे इसकी 40 कैलोरी है और B की मान लीजिए 60 कैलोरी है, तो 20 कैलोरी लाया कहाँ से, माइनस करना पड़ेगा 20, तब तो जाकर के एनर्जी दोनों तरफ इक्वल होगी। हाँ। तो यहाँ पर प्रोडक्ट की एंथैल्पी ज्यादा है, रिएक्टेंट की एंथैल्पी कम है। तो डेल्टा एच इक्वल टू होता है एंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट। प्रोडक्ट कितना है 60, रिएक्टेंट कितना है 40, क्या आया प्लस में 20। इसका मतलब डेल्टा एच की वैल्यू यहाँ पर एंडोथर्मिक के लिए पॉजिटिव होती है। जब पॉजिटिव होती है तो ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो अब आप समझ गए वो ग्राफ कैसा आएगा। रिएक्टेंट के लिए एंथैल्पी कम है और प्रोडक्ट के लिए एंथैल्पी ज्यादा। क्या ये बात समझ में आ रही?
हाँ सर। अब एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल कौन कौन से हैं वो थोड़े से हम देख लेते हैं। एक्सोथर्मिक रिएक्शन के एग्जांपल जितनी भी कंबशन रिएक्शन होती है वो वाली सारी, ऑल कंबशन रिएक्शन, पेट्रोल जलाइए हीट निकलेगी। एसिड बेस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एसिड बेस, उसमें भी हीट निकलती है। डिसोसिएशन, कितनी बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। इसमें कोई दिक्कत हाँ नहीं? सर। अब एंडोथर्मिक के एग्जांपल कौन कौन से, इस पेज को आगे बढ़ाया जाए। यस सर। नोट कर लिया क्या? यस सर। हाँ सर। सर हाँ चलो एक मिनट, हाँ अब सेट हो गया, ठीक है। हाँ अब कर लो, हो गया यस सर। ऋषिका? हाँ सर। तो अब इसमें एक्सोथर्मिक के हमने एग्जांपल देख ली, अब हमें देखना है एंडोथर्मिक के एग्जांपल। एंडोथर्मिक का मतलब क्या, इसमें हीट एब्जॉर्ब होती है। हाँ। तो मुझे बताइए किसमें हीट एब्जॉर्ब होती है? डिसोसिएशन रिएक्शन, तोड़ना हो, हीट लगेगी। हाँ सर। डीकम्पोजिशन रिएक्शन, हीट लगेगी। यस सर। वेपोराइजेशन, पानी को वेपर में कन्वर्ट करना हो, हीट लगेगी। हाँ Yes, sir. सर। क्लियर बात समझ में आ रही? यस सर। डायमंड को अगर ग्रेफाइट में कन्वर्ट करना हो तो अभी हीट लगेगी। ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। यहाँ कोई दिक्कत? कोई नो दिक्कत सर। नहीं। अगर किसी रिएक्शन में न्यू बॉन्ड ज्यादा बन रहे हो तो रिएक्शन क्या रहेगी? एक्सोथर्मिक। ओके। यस सर। हाँ सर। अब हम आते हैं हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन। ये अपना हो गया हेसेस लॉ। कांस्टेंट हीट ऑफ समेशन, केमिस्ट्री समझ में आ रही है यस सर। तीनों को? हाँ सर। जहां नहीं समझ में आया बेटा, जो चैप्टर नहीं समझ में आया वो रिवीजन ले लूंगा, घबराइए मत, है ना। यस सर। रिवीजन क्या है, हाँ मैं 4-4 दिन में पीडीएफ से रिवाइज करा दूंगा चैप्टर को, कोई टेंशन नहीं लेना, बस बता सर देना। एक बार थोड़ा सा केमिकल बॉन्डिंग करा देना। हाँ पूरा करा दूंगा एक वीक में। अभी केमिकल बॉन्डिंग का रिवीजन चलने वाला है 12th में, बैठ जाओगे क्या उसमें? ओके हाँ सर। सर। है ना, तो मैं टाइम दे दूंगा, तो मुझे मैसेज कर देना कि सर जब भी हो मैसेज जरूर कर देना ताकि मुझे दिमाग में रहे। ठीक ओके है। सर। अब हेसेस लॉ ये कहता है कि चाहे रिएक्शन आप एक स्टेप में कराएं, चाहे रिएक्शन आप एक से ज्यादा स्टेप में कराएं। जैसे मान लीजिए ए से मैंने बी बनाया, यहाँ पर एंथैल्पी में चेंज कितना है? डेल्टा एच। अगर मैं इनडायरेक्टली बनाऊं कि ए से पहले सी बनाऊं तो एंथैल्पी में चेंज मैंने डेल्टा एच 1 ले लिया, फिर सी से डी बनाऊं तो एंथैल्पी में चेंज डेल्टा एच 2 हो गया, फिर डी से बी बनाइए एंथैल्पी में चेंज डेल्टा एच 3 हो गया। तो यहाँ पर जो डेल्टा एच है, डेल्टा एच किसके बराबर होगा? डेल्टा एच 1 प्लस डेल्टा एच 2 प्लस डेल्टा एच 3। तो यही कहता है, जैसे अगर आप स्कूल में एडमिशन लेते हो, फीस उतनी ही है, चाहे आप अप्रैल में एडमिशन लो चाहे जुलाई में लो, फीस तो उतनी लगेगी। हाँ सर। वैसे यहाँ पर है, चाहे रिएक्शन आप एक स्टेप में कराइए या तो आप सीधे ए से बी में जाइए या फिर अलग अलग स्टेप में कराइए ए से बी बनाने के लिए, तो चेंज इन एंथैल्पी हमेशा सेम रहेगा। तो ये लॉ क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू दिस लॉ चेंज इन एंथैल्पी ऑलवेज remains constant whether process is carried out in one step
or in more than one step। ठीक है, ये चीज क्लियर हो गई। अब यहाँ पर डिफरेंट टर्म्स हैं। पहली टर्म क्या है? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। क्या होती है? रिएक्शन के दौरान जो भी हीट इवॉल्व या एब्जॉर्ब होती है, जब रिएक्टेंट कंप्लीटली प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाए बैलेंस इक्वेशन के अकॉर्डिंग, तब उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। तो क्या डेफिनेशन हो गई? द अमाउंट ऑफ हीट इवॉल्व और एब्जॉर्ब, amount of heat evolved or absorbed when reactant react completely to form product as given by the balanced chemical equation। is called enthalpy of reaction। इसको किससे रिप्रेजेंट करते हैं? डेल्टा आर आर फॉर रिएक्शन और एच एन एंथैल्पी। यस नो? ओके यस सर। सर। ये बात समझ में आई? हाँ अब सर। डेफिनेशन यहाँ पर हाँ, अच्छी सर। फोकस करना, क्योंकि ये वाला जो आज का लेक्चर पूरा डेफिनेशन पर बेस्ड ही है। यस सर। तो देखिए, हो सकता है मैं संडे को क्लास लूं केमिकल बॉन्डिंग की। ओके सर। ओके सर। डेल्टा आर अगर एच नॉट ले लिए, स्टैंडर्ड कंडीशन में ले लें, तो क्या कहलाएगी? स्टैंडर्ड। तो इसे हम क्या कहेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन मतलब कब बोलेंगे? जब टेम्परेचर कितना दिया हो? 25 डिग्री सेल्सियस और प्रेशर 1 बार। अगर यहाँ सी ले लिया तो इसे क्या बोलेंगे? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ सी का मतलब क्या है? कंबशन। अगर यहाँ पर मैंने एफ ले लिया तो ये क्या कहलाएगा? स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। क्या ये मीनिंग समझ में आ रहे हैं? हाँ सर। चलिए, पेज पूरा भर गया है, बोर्ड भर गया है। नेक्स्ट मूव करें इसको। हाँ सर। यस सर। अभी बोला। हाँ सर। ठीक है, ये नोट कर रहे हो तो स्क्रीनशॉट लेते हो? सर नोट सर करिए। मैं तो स्क्रीनशॉट लेता हूँ। बेटा नोट कर लिया था। स्क्रीनशॉट में क्या, स्क्रीनशॉट हो जाते पर डबल टाइम लगता है लिखने में। सर वो बीच में छूट गया था तो फिर हाँ, पेजेस कुछ में नहीं, यहाँ से लिख ले, कोई दिक्कत नहीं, ये अलग ही कंसेप्ट है, कोई प्रॉब्लम नहीं। जो छूट गया ना ठीक है वो सर। यहाँ ज्यादा यूज में नहीं आएगा, है ना। हाँ सर। स्क्रीनशॉट कोशिश करा करो, स्क्रीनशॉट कम से कम लिया करो, तो समय डबल लगता है, उतने समय फिर लिखने में लगाओ। यस यहाँ सर। थोड़ा टाइम लगेगा, मैं रुक जाया करूँ, कोई दिक्कत नहीं, समय बचाओ। हाँ अब सर। जैसे फिर जैसा तुम्हें सूटेबल हो। कंसीडर रिएक्शन, एक रिएक्शन कंसीडर करते हैं। रिएक्टेंट से क्या बन रहा है? प्रोडक्ट। बर्ड्स छोटे छोटे नहीं दिख रहा है? नहीं सर, दिख रहा है अच्छे से। एंथैल्पी ऑफ क्या लेना हमें? यहाँ पर क्या लिखेंगे हम? एंथैल्पी ऑफ कंबशन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ क्या लिखेंगे हम यहाँ पर? रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ प्रोडक्ट। या फिर क्या लिखेंगे? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फॉर्मेशन। फॉर्मेशन में क्या लेंगे? पहले प्रोडक्ट, ध्यान देना, उसमें पहले रिएक्टेंट लिया था कंबशन में, और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? रिएक्टेंट, है ना। यस सर। या फिर क्या लिखेंगे? सम ऑफ, अब इसका प्रूफ भी है, प्रूफ में अपन टाइम खराब ना करें। ओके सर। सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। ध्यान देना, रिएक्टेंट दो में है, पहले कंबशन और बॉन्ड एनर्जी में, और बाकी में तो क्या है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट है। ठीक है। यस सर।
कई बार यहाँ पर क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी भी होती है, तो साथ में हम क्या लिखते हैं, रेजोनेंस एनर्जी का मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्टेंट, साथ में क्या लिखते हैं यहाँ पर, हीट ऑफ वेपोराइजेशन, क्योंकि जब भी हम बॉन्ड एनर्जी की बात करते हैं तो वो गैसियस स्टेट में करते हैं। यहाँ पर भी ऐसे लिख लेंगे, रेजोनेंस एनर्जी का मॉड प्रोडक्ट का प्लस हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर यहाँ पर कुछ दिया हुआ लिक्विड वगैरह हो। क्वेश्चन देखेंगे तब समझ में आ जाएगा। ओके सर। अब हम डेफिनेशन पर आते हैं। पहली डेफिनेशन क्या है, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। इन डेफिनेशन को बहुत ध्यान से तैयार करना है। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन को किससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, इससे रिप्रेजेंट कर रहे हैं, F से। क्या डेफिनेशन है, एक मोल बनने में, किससे बनने में, एलिमेंट से, वो भी कौन से एलिमेंट से, स्टैंडर्ड स्टेट में, तब उसे कहेंगे हम एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। देखिए क्या है, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द formation of 1 mole of substance from its constituent element in standard state। स्टैंडर्ड स्टेट में जो भी एलिमेंट है या थर्मोडायनेमिकली स्टेबल वाले में, कॉल्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अब देखिए समझिए कैसे, जैसे मुझे H2SO4 बनाना है, तो जो बनाना है वो तो आप पहले लिख लीजिए। एक मोल बनाना है, देखो एक ही मोल लिखा है। यस सर। अब हाइड्रोजन स्टैंडर्ड स्टेट में कैसा मिलता है, H2 के फॉर्म में। H2 क्या अकेला H मिलता है, H2 H2 मिलता है। सल्फर कैसा मिलता है, S मिलता है। ऑक्सीजन कैसा मिलता है, O2 के फॉर्म में मिलता है। इससे बनने में जो चेंज होगा, दो कंडीशन साइमल्टेनियसली फुलफिल होनी चाहिए, एलिमेंट स्टैंडर्ड स्टेट में हो और 1 मोल हो। अगर दोनों में से कोई भी कंडीशन ब्रेक होती है तब हम उसे क्या कहते हैं, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2SO4। ठीक, यस सर। यस सर। चेंज करूं, यस सर। छूटा तो नहीं किसी का। नो सर। देखिए अब जैसे मैं यहाँ पर 2 मोल H2SO4 बना दूं, 2 मोल बना दूं, तो 2H2 प्लस 2S प्लस 4O2, तो क्या ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कहलाएगी, ये कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। राइट, क्यों, क्योंकि आपने 2 मोल बना दिए, लेकिन 2 मोल किससे बनाए, एलिमेंट से बनाए। तो 1 मोल बनाने के लिए जो लगेगी वो क्या कहलाएगी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मतलब डबल हो जाएगी किसके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। फिर से देखिए, फिर से मैंने H2SO4 बनाया, लेकिन एक ही मोल बनाया। कैसे बनाया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। ना ना ना, पहले देख तो ले किससे बनाया, इससे बनाया। क्या ये एलिमेंट से बनाया, नो नहीं सर। बनाया। नहीं बनाया। डेफिनेशन पूरी फुलफिल नहीं हो रही, तो ये क्या कहलाएगी, सिर्फ एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन कहलाएगी, फॉर्मेशन नहीं कहलाएगी। तो Yes, sir. फॉर्मेशन के लिए कंडीशन समझ गए, Yes, एलिमेंट से बने और किससे हो, 1 मोल बने। 1 मोल। ओके, हाँ Yes, सर। अब जैसे हाँ, अगर सर। मैंने क्वेश्चन दिया है कि एंथैल्पी फॉर्मेशन बेंजीन के लिए लिखो, बेंजीन के लिए लिखना है, तो बेंजीन होता है लिक्विड, 6 कार्बन है, तो कार्बन कौन सा लेना, सॉलिड। सॉलिड में कौन सा, थर्मोडायनामिकली स्टेबल कार्बन होता है, ग्रेफाइट। ये कार्बन सी के फॉर्म में मिलता है। वो हाइड्रोजन कितने, 6, तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में मिलता है। Yes, तब sir. यहाँ हाँ, पर sir. जो भी चेंज होगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बेंजीन।
यस नो? Yes, sir. बात समझ में आई? एक मोल बनना जरूरी है? कितने एक मोल बनना जरूरी है, एलिमेंट से बनना जरूरी है, दोनों कंडीशन से Okay. बनना है। फिर से देखो दूसरा लिखो, C2H5OH बनाना है, 1 मोल है, लिक्विड फॉर्म में मिलता है। कितने कार्बन लेना है? 2 कार्बन, कार्बन सॉलिड है। हाइड्रोजन कितने होंगे? 6 हाइड्रोजन मतलब 3 मोल, और ऑक्सीजन आधा मोल, क्योंकि ऑक्सीजन स्टैंडर्ड स्टेट में O2 के फॉर्म में मिलता है। यस सर। यहाँ पर जो हाँ, भी सर। चेंज होगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ C2H5OH। क्या ये बात समझ में आ गई? यस सर। हाँ सर। कोई दिक्कत नहीं इसमें? कोई दिक्कत नहीं। नहीं सर। को डेफिनेशन क्लियर हो गई है? हाँ सर। यस सर। हाँ सर। आगे बढ़ते हैं। तो ये डेफिनेशन हमें एंथैल्पी फॉर्मेशन के अच्छे से समझ में आ गई। अच्छा एक और ले लें, जैसे Na2SO4 बनाना है इस सॉलिड में, क्या लेना पड़ेगा मुझे? 2 सोडियम लेने पड़ेंगे, वो भी सॉलिड, और एक सल्फर लेना पड़ेगा सॉलिड, और ऑक्सीजन के 2 मोल गैस। तो यहाँ पर जो होगा वो कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Na2SO4, है ना? यस सर। ठीक, अब नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ कंबशन। एंथैल्पी ऑफ कंबशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ C फॉर कंबशन। अब कंबशन का मतलब होता है जलाना, ठीक है ना? यस सर। क्या हाँ, जलाना? सब्सटेंस को जलाना, ठीक? तो देखिए, हाँ सर। तो चेंज इन एंथैल्पी, 1 मोल सब्सटेंस के कंबशन पर जितना एंथैल्पी में चेंज हो, तो चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द कंबशन of 1 mole of the substance in the presence of oxygen is called enthalpy of combustion, standard enthalpy of combustion, right? यस सर। तो बर्न करना है तो एग्जांपल ले लें हम, जैसे कार्बन सॉलिड, इसको बर्न करना है, कितने ऑक्सीजन लगेंगे? 1 मोल ऑक्सीजन, क्या बना? CO2। तो यहाँ पर जो भी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ कार्बन। लेकिन अगर आप दूसरे नजरिए से देखें, यहाँ तो रिश्तेदारी है। देखो CO2 बन रहा है, वो कार्बन जल रहा है। संसार प्रकृति का नियम यही है, एक मरता है दूसरा पैदा होता है। यस सर। तो CO2 बन रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या? CO2 बोल सकते हैं ना? यस सर। हाँ सर। चलिए नेक्स्ट पेज को मूव करें। यस सर। दूसरा एग्जांपल, जैसे कार्बन CH4 ले लीजिए, CH4 गैस प्लस O2, क्या बना? CO2 गैस प्लस 2H2 लिक्विड। ऑक्सीजन को बैलेंस कर लीजिए, 2 मोल गैस के हो गए। अब क्या कहलाएगा बताइए? CH4 बर्न होकर के CO2 वाटर बना रहा है। कंबशन ऑफ एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CH4। CH4 का 1 मोल चाहिए, ऑक्सीजन के कितने मोल हो कोई मतलब नहीं, वो तो बैलेंसिंग में यूज हो रहा है, हाँ ना? यस सर। हाँ सर। अगर कार्बन मोनोऑक्साइड ले लें गैस प्लस 1/2 O2 गैस, इससे बना CO2 गैस, क्या कहलाएगा ये? एंथैल्पी ऑफ कंबशन ऑफ CO। क्या फॉर्मेशन बोलेंगे हम इसको? नहीं, फॉर्मेशन ऑफ नहीं, CO2 बोल सकते। नहीं बोल सकते, एलिमेंट से कहाँ बना CO2? हाँ हाँ नहीं बना। यस सर। H2 गैस प्लस
1/2 O2 गैस से बना H2O लिक्विड, क्या बोलेंगे इसको? एंथैल्पी Combustion of कम्बशन ऑफ H2. H2 gas. H2 ऑक्सीजन का नहीं, या फिर एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ Formation of H2. H2O. अच्छा बताइए, बेंजीन का कम्बशन बताइए। ये बेंजीन लिक्विड होता है, तो हमें करना क्या कम्बशन में? जितने कार्बन उतने CO2 बना दो, और जितने हाइड्रोजन उसके आधे O2. H2O. H2O बना दो, बैलेंस कर लो। बैलेंस करेंगे तो ये आ जाएगा 15/2 हो जाएगा। तो ये कहलाएगी Yes, sir. एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ बेंजीन। 3 6. ये बात क्लियर हो गई? Yes, sir. हाँ सर। अब इसके एप्लीकेशन क्या क्या है, एप्लीकेशन देखते हैं। पहला, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर हमें निकालना है तो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ रिएक्टेंट माइनस Minus सम ऑफ enthalpy of एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ प्रोडक्ट, product. राइट? एक Yes, पे हो sir. गया, Yes sir. Yes, sir. क्लियर? अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है, एक क्वेश्चन ले लेता हूं। गिवन एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ ईथीन C2H4 इक्वल टू X, और एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ C2H6 इक्वल टू Y। और क्वेश्चन पूछा है कि कैलकुलेट एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। कैसे करें इसको? देखिए, रिएक्शन लिखेंगे हम C2H4 से हमें बनाना है C2H6, तो यहाँ पर 1 मोल हाइड्रोजन भी लगेगा, हाँ Yes, ना? sir. क्लियर? हाँ और सर। इसमें एंथैल्पी हाँ, ऑफ कम्बशन एक और डाटा देना पड़ेगा, एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ हाइड्रोजन इक्वल टू Z है। चलिए लिखें, तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन 2H2 Equal to- लगेगा ना सर? क्यों बेटा, C2H4 लेना ना यहाँ पर, हाँ गलत लिख दिया मैंने, C2H4। हाँ अब बताइए, एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू क्या लिखा हमने? सम ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ कम्बशन ऑफ प्रोडक्ट रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ मोलर एंथैल्पी ऑफ Product. प्रोडक्ट। तो बताइए, C2H4 के 1 मोल के लिए कितनी है X, X. और H2 का 1 मोल के लिए Z। अगर 2 मोल होते तो 2Z हो जाता, माइनस क्या Yes, हो जाएगा? sir. Y हो गया आंसर। Yes, sir. कोई दिक्कत? No, sir. कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हाँ सर. इसका बोलने रही तुम? नहीं सर, बोल रही हूँ। पहले तूने बोला नहीं सर। हाँ सर, बढ़ जाओ आगे। अब नेक्स्ट है डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। दूसरा एप्लीकेशन क्या है इसका? डिटर्मिनेशन ऑफ कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालते हैं? कैलोरीफिक वैल्यू एक्चुअल में होती क्या है? पर मोल जो एनर्जी में चेंज होता है वो, देखिए, एनर्जी रिलीज्ड ड्यूरिंग द per mole per gram during the combustion of 1 gram of substance। 1 ग्राम सब्सटेंस के कम्बशन में जो एनर्जी रिलीज होती है वो कहलाती है कैलोरीफिक वैल्यू। जैसे एग्जांपल ले लें, CH4 की कैलोरीफिक वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो ये तो अभी हमें मालूम है, देख चुके हैं कि यही रिएक्शन लिखेंगे। तो यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ कम्बशन मान लीजिए कितनी है? X पर मोल है। पर मोल का मतलब 16 ग्राम CH4 में कितनी एनर्जी रिलीज हो रही है?
कितनी है x। X तो हमें 1 ग्राम के लिए निकालना है, तो 1 ग्राम CH4 बर्निंग पर कितनी एनर्जी देगा, x/16 यूनिट। ये क्या कहलाएगी, कैलोरीफिक वैल्यू। कैलोरीफिक वैल्यू। क्या बात समझ में आई। हाँ सर। दूसरा एग्जांपल ले लें, C2H6 प्लस O2 से बना 2 CO2 प्लस 3 H2O। ये बैलेंस कर लिया 7/2। इसके लिए एंथैल्पी ऑफ कंबशन सपोज कीजिए बाय यूनिट है, तो बाय यूनिट मतलब 1 मोल के लिए है। 1 मोल यानी कितने ग्राम, 30 ग्राम के लिए कितना है बाय यूनिट। तो मुझे बताइए 1 ग्राम के लिए कितना होगा, बाय बाय 30। 30 30 ये क्या कहलाएगी उसकी, कैलोरीफिक कैलोरीफिक वैल्यू। वैल्यू। क्या ये बात समझ में आ गई। यस सर। कैलोरीफिक वैल्यू में कोई हाँ दिक्कत सर। नहीं। नो सर। नो सर। तो अब हम आते हैं किस पर, एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन पर। नेक्स्ट पेज पर मूव कर रहा हूं, मूव करूं। हाँ सर। यस सर। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन की डेफिनेशन देखो, डेफिनेशन से क्वेश्चंस बन रहे वाले। हाँ। एंथैल्पी ऑफ ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या है, एक एलोट्रोपिक फॉर्म से दूसरे एलोट्रोपिक फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा हो तो, यानी चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन एलोट्रोपिक फॉर्म टू अनदर एलोट्रोपिक, उसे हम क्या कहते हैं, ट्रांजिशन एंथैल्पी। जैसे एग्जांपल ले लें, कार्बन डायमंड, डायमंड से किसमें कन्वर्ट हो रहा है, कार्बन ग्रेफाइट, है ना। यस सर। हाँ सर। इसमें यस जो सर। भी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, ट्रांजिशन की एंथैल्पी। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। सर एक बात पूछूं। बोलो। सर ये डायमंड इतना एक्सपेंसिव होता है तो उससे अपन ग्रेफाइट क्यों फॉर्म करते हैं? चलता है ना, ग्रेफाइट तो चाहिए बट भाई, ग्रेफाइट तो अंदर सस्ता अंदर, होता हाँ अरे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। डायमंड भाई अंदर ही अंदर डायमंड ही बनता है, डायमंड ग्रेफाइट में भी चेंज होता है। आर्टिफिशियली डायमंड को ग्रेफाइट में, ग्रेफाइट को डायमंड में भी कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। है। यस सर। देखिए फ्यूजन का मतलब क्या होता है, अब आप समझ गए। दो चीजों का मिलना। 1 मोल सॉलिड को किसमें कन्वर्ट करना, 1 मोल लिक्विड में करने में। डेफिनेशन ऐसी है, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल सॉलिड इनटू 1 मोल लिक्विड। पूरी डेफिनेशन 1 मोल के लिए डिफाइन है, ठीक है। यस सर। हाँ सर। एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट उसे हम कहेंगे एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन। तो सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करना, ये 1 मोल होना चाहिए सॉलिड, ये भी 1 ही मोल रहेगा। तो ये जो भी चेंज होगा वो क्या कहलाएगा, एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन, फ्यूजन। राइट। जैसे आइस 0 डिग्री सेल्सियस पर उसको किसमें कन्वर्ट करना, वाटर में। तो अभी भी यहाँ पर इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, इसका भी 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ फ्यूजन रहेगा वो किसके ऊपर रहेगा, मास इनटू लेटेंट हीट। पढ़ा क्या लेटेंट हीट। हाँ सर। तो यहाँ पर एल इक्वल टू क्या है, लेटेंट हीट, राइट। यस सर। आगे बढ़े, नेक्स्ट पेज। यस सर। हाँ सर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन।
तो उसको ऐसे लिख लें हम VAP वेपोराइजेशन, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। स्टैंडर्ड वर्ड सभी में लगा दो, नोट लगा हुआ ऊपर। क्या बताना है इसमें? 1 मोल लिक्विड को किसमें कन्वर्ट करना है? वेपर वेपर्स। एट बॉइलिंग पॉइंट, हाँ ना? यस हाँ सर। सर। तो यहाँ पर भी स्टेट चेंज हो रही है। टेम्परेचर जैसे 1 मोल हम वाटर ले लें, वाटर लिक्विड, यहाँ पर 100 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर ले लें, क्या बन जाएगा? H2O की वेपर बन जाएगी। हाँ सर बन जाएगा। तो डेल्टा NG क्या होता है? डेल्टा NG यानी गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट, गैसेस मोल ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसेस मोल ऑफ रिएक्टेंट। गैसेस मोल प्रोडक्ट का एक है, रिएक्टेंट में कोई गैस नहीं है, इक्वल टू 1 हो गया। तो यहाँ पर क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन। स्टेट चेंज हो रही है तो क्या कंसेप्ट लगेगा? m इंटू n। अगर 1 मोल ले ले तो मास कितना 80, तो लेटेंट हीट कितनी होती है? 540 कैलोरी आ जाएगा वाटर के लिए 1 मोल के लिए। यस सर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन SUB लिख देता हूं। क्या करना है यहाँ पर? 1 मोल सॉलिड को डायरेक्ट किस में कन्वर्ट करना? गैस। गैस में कन्वर्ट करना, राइट? यस सर। यस सर। कहलाएगा Yes, एंथैल्पी sir. ऑफ सब्लिमेशन। तो डेफिनेशन क्या होगी? चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द कन्वर्जन ऑफ 1 मोल ऑफ सॉलिड डायरेक्टली इनटू वेपर। 1 मोल। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन। तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन को कैसे लिखें? जैसे X गैस है, उसने एक इलेक्ट्रॉन लेकर के X माइनस बना लिया, तो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन एक्चुअल में किसके बराबर है? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यस याद आया? सर। आगे बढ़ जाए। जल्दी बताइए। यस सर। ठीक है। हाँ सर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन में क्या होता है? डेफिनेशन देख लीजिए। चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of substance is dissolved in excess water, so H2 एक्सेस फाइन डालना है जिससे फर्दर डाइल्यूशन पर कोई चेंज ना हो। फर्दर डाइल्यूशन डज नॉट इन्वॉल्व एनी हीट एक्सचेंज। ठीक है, इसका दूसरा नाम है, हाँ सर। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटीग्रल एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। जैसे मैंने HCl लिया, उसमें वाटर डाला, क्या बना? HCl एक्वस बना। सपोज कीजिए एंथैल्पी क्या है? डेल्टा H1। अब HCl में अगर मैंने 10 मोल वाटर के डाले, HCl एक्वस बना, लेकिन एंथैल्पी क्या है? डेल्टा H2। यहाँ पर मैंने 20 मोल H2O डाले, तो HCl एक्वस बना, एंथैल्पी क्या है? डेल्टा H3। तो यहाँ पर ध्यान देना, हियर डेल्टा H1 की वैल्यू
और डेल्टा H2 की वैल्यू और डेल्टा H3 की वैल्यू आपस में इक्वल नहीं है। अब जितना ज्यादा आप पानी डालते जाओगे एंथैल्पी में मैग्नीट्यूड उतना ज्यादा होगा। पहले में कम वाटर डाला था तो कम एंथैल्पी, कम चेंज, दूसरे में ज्यादा डाला तो ज्यादा एंथैल्पी। यस सर। ठीक है, तो या फिर हाँ हम सर। ऐसा ले लें कि NaCl सॉलिड ले लिया मैंने, उसमें एक्वस यानी वाटर डाला, क्या बना Na प्लस एक्वस प्लस Cl माइनस एक्वस। तो ये क्या कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन इसकी NaCl। ठीक वैसे AlCl3 सॉलिड लिया, पानी में डाला, आयोनाइज भी हो गया Al3 प्लस एक्वस प्लस 3Cl माइनस एक्वस। तो ये भी क्या कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन। ठीक है, हाँ सर। अब हाँ हाँ सर। सर। एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन क्या है? अगर एक सॉल्यूशन से दूसरे सॉल्यूशन में जाने पर, जैसे मैं यहाँ से यहाँ जाऊं या फिर यहाँ से यहाँ जाऊं, ये क्या कहलाएगी एंथैल्पी Dilution. ऑफ डाइल्यूशन। हाँ ना, ये भी क्या कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ डाइल्यूशन। यानी एक सॉल्यूशन से दूसरा कॉन्सेंट्रेट सॉल्यूशन बनाना है ना, एक कॉन्सेंट्रेशन हाँ से सर। दूसरे कॉन्सेंट्रेशन में कन्वर्ट करना पानी मिलाकर, क्या कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। राइट। Yes यस sir. सर। अब नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस। तो नेक्स्ट पेज पर मूव करूं। Yes sir. हाँ सर। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन ऑफ आयंस। ये कैसे देखें? सॉल्वेशन का मतलब क्या होता है? ये देखिए, इट इज द एंथैल्पी चेंज when 1 mole of gaseous ion is completely solvated in excess amount of given solvent। जैसे Na प्लस गैस है, वहां पर हमने सॉलिड लिया था, इसमें एक्सेस में वाटर डाल दीजिए, क्या बन गया Na प्लस एक्वस बन गया। फिर क्या कहलाएगी एंथैल्पी ऑफ सॉल्वेशन कहलाएगी। Solution. ठीक है ना, सर हाँ NaOH सर। भी तो फॉर्म हो सकता है। वाटर में NaOH बनता कहाँ है Na प्लस से? हाँ हाँ। तो यहाँ देखिए, जो हमने NaCl सॉलिड लिया था, अगर उसको हम Na प्लस गैस और Cl माइनस गैस में कन्वर्ट करें तो इसे क्या कहते हैं हम? लेटाइश एनर्जी। जब गैस को हम इसको एक्वस में कन्वर्ट करें तो इसे क्या कहते हैं हम? सॉल्वेशन एनर्जी। और जब इसको टोटल इसमें कन्वर्ट करते हैं तो क्या बोलते हैं इसको? एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन। यस सर। तो ये एंथैल्पी ऑफ सॉल्यूशन किसके इक्वल हो गया? एंथैल्पी ऑफ Rotation. सॉल्यूशन इक्वल टू लेटाइश एनर्जी प्लस सॉल्यूशन। Solvation. सॉल्वेशन एनर्जी। राइट। Yes sir. नेक्स्ट पेज पर मूव करें। यस सर। चलिए नेक्स्ट पे आ जाते हैं, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। ये क्या होता है, किसके लिए यूज करते हैं?
It is used for anhydrous salt. अनहाइड्रस सॉल्ट के लिए यूज करते हैं। क्या डेफिनेशन इसकी? इट इज द एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 mole of ionic compound react with appropriate amount of water to form stable hydrated compound. ये क्या है? इट इज एक्सोथर्मिक प्रोसेस, यानी कॉपर सल्फेट सॉलिड लिया, जब उसमें गिवन अमाउंट यानी 5 वाटर मॉलिक्यूल लिए तो CuSO4.5H2 बन जाता है। तो अनहाइड्रस सॉलिड कॉपर सल्फेट, सॉलिड अनहाइड्रस कॉपर सल्फेट कैसा होता है? व्हाइट। लेकिन ये भी सॉलिड है, ये मॉइस्चर एब्जॉर्ब कर लेगा, 5 वाटर मॉलिक्यूल आ गए इसमें, तो ये ब्लू कलर का हो जाता है। यहाँ क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन, राइट? यस सर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन। अब एंथैल्पी ऑफ पॉलीमराइजेशन का मतलब क्या है? ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ 1 mole ऑफ पॉलीमर, एक मोल पॉलीमर बनना चाहिए। जैसे NCH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो N मोल है, तो यहाँ पर ऐसे NC डबल बॉन्ड C बॉन्ड ब्रेक होंगे, होगा क्या? यहाँ पर CH2 CH2, ये बीच में सिंगल बॉन्ड बनेगा, ऐसे CH2 CH2 रिपीट होंगे, तो कितने बने? 2N कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड बनेंगे। डबल क्यों बने? एक बॉन्ड ब्रेक होगा तो 2 बनेंगे। यस सर। कैसे? देखो एक एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे एग्जांपल लिया मैंने, CH डबल बॉन्ड CH और H प्लस HH, यहाँ पर एक बॉन्ड ब्रेक हुआ यहाँ पर, तो वहां पर कितने बॉन्ड बनेंगे? अब एक ब्रेक हुआ, बने कितने? एक H यहाँ आ गया, एक H यहाँ आ गया। स्क्रीन चली गई सर। हाँ सर। हाँ ठीक है। यस सर। हाँ सर। तो कितने नए बॉन्ड बने बताइए? 2 बने? 2 बने सर। हाँ एक ये सर, बना H के साथ। और एक ये बना। यस नो? हाँ यस सर। सर। हाँ सर। आगे बढ़े थे। यस सर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। सब में 1 मोल की कहानी है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या है? ये 1 मोल कंपाउंड, इसमें हाइड्रोजनेट किया, क्या बना? तो क्या कहलाएगा? प्लस में जो हीट निकलेगी वो क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन। ठीक है। तो 1 मोल में जो हीट, 1 मोल में हाइड्रोजन ऐड करने पर जो हीट रिलीज होगी वो क्या कहलाएगी?
एंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन, क्योंकि इस रिएक्शन को हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। हाँ ना? हाँ सर। CH ट्रिपल बॉन्ड CH प्लस 2 मोल हाइड्रोजन, ये किस में कन्वर्ट हुआ? जो भी यहाँ पर हीट निकलेगी वो कहलाएगी हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, राइट? yes sir. यस सर। नेक्स्ट है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस, क्या है इसमें? चेंज इन एंथैल्पी when 1 mole of aqueous ion is obtained from element in its standard state. जैसे Cl2 लिया, गैस फॉर्म में मिलता है, साथ में से पानी डाला, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Cl माइनस एक्वस बना लेगा, यहाँ पर भी चेंज हो, वो कहलाएगा चेंज इन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ आयंस। सर आयनाइजेशन एंथैल्पी और ये अलग होगा? एक्वस में ले रहा है ना अपन ये तो। अब यहाँ ध्यान रखना, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H प्लस एक्वस कितना लेते हैं? 0 स्टेकर, ये ध्यान ही रखना। लास्ट बची अपनी क्या? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन और बॉन्ड एंथैल्पी, 2 बची है, ठीक है? हाँ अच्छा। सर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ये क्या है? 1 मिनट सर, थोड़ा ऊपर कर दीजिए। यस सर। एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, ये क्या है? तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है मालूम नहीं, चेंज इन एंथैल्पी ड्यूरिंग द reaction of 1 gram equivalent of acid with 1 gram equivalent of base। इसका मतलब क्या? H प्लस का 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लीजिए, OH माइनस का भी 1 ग्राम इक्विवेलेंट ले लीजिए, तो उससे जो H2 बनेगा ये क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, अब यहाँ वाटर के फॉर्मेशन नहीं बोल सकते हम, क्योंकि वाटर जो बन रहा है वो एलिमेंट से नहीं बन रहा, वो किससे बन रहा है? वाटर किससे बन रहा है? आयन से बन रहा है, आयन से, इसलिए हम इसको फॉर्मेशन नहीं बोल सकते। या फिर हम ऐसा लिखें कि NaOH प्लस HCl, अगर ये 40 ग्राम हो, ये 36.5 ग्राम, तो दोनों के 1 ग्राम इक्विवेलेंट हो गए, 1 NaCl प्लस H2, 1 ग्राम इक्विवेलेंट का मतलब क्या है? मोलर वेट के बराबर, यहाँ पर मोलर वेट बाय एन फैक्टर के बराबर,
तो यहाँ पर जो हीट निकलती है वो हीट कितनी निकलती है 13.7 किलो कैलोरी, राइट। तो ध्यान रखना कि इन केस ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड विथ स्ट्रॉन्ग बेस, यहाँ पर जो एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन है उसकी वैल्यू कितनी होती, -13.7 किलो कैलोरी पर मोल। मोल का मतलब क्या है, पर H प्लस एंड पर OH माइनस, राइट। यस सर। लेकिन यहाँ ये भी ध्यान देना कि जो HF है, HF क्या है, वीक एसिड है। हाँ सर। इसकी जो एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन होती है वो कितनी होती है, ये थोड़ी ज्यादा होती है, ग्रेटर देन 13.7, क्योंकि फ्लोराइड का साइज छोटा होता है ड्यू टू हाई हाइड्रेशन एंथैल्पी ऑफ F माइनस, इसलिए। अब इसमें पेज मूव करूं, यस हाँ सर। सर। हाँ सर। इसमें अगर मैं स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस ले लूं, स्ट्रॉन्ग एसिड ले लूं, जैसे मैंने लिया NaOH, अरे सॉरी उल्टा हो गया, NaOH प्लस HCl, ये स्ट्रॉन्ग बेस है, ये स्ट्रॉन्ग एसिड, ये बना। इसका भी अगर मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, ये भी मैंने 1 ग्राम इक्विवेलेंट लिया, तो यहाँ पर जो हीट निकलेगी वो कितनी निकलेगी, यानी ये रहेगी -13.7 डेल्टा H। चाहे मैं यहाँ पर NaOH ले लूं और यहाँ H2SO4 ले लूं, इसका क्या लेना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट, ये भी क्या लेना है 1 ग्राम इक्विवेलेंट। 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी 49 ग्राम, यहाँ 1 ग्राम इक्विवेलेंट यानी कितना 40 ग्राम। तो यहाँ मिलेगा Na2SO4 प्लस H2O, मैं बैलेंस नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पर भी डेल्टा H की वैल्यू -13.7 क्या रहेगी, किलो कैलोरी, राइट। यस सर। लेकिन अगर इसमें कोई वीक ले लूँ, एक स्ट्रॉन्ग एसिड ले लिया और वीक बेस ले लिया, तो यहाँ क्या मिलेगा सॉल्ट प्लस वाटर। तो अब यहाँ पर जो डेल्टा H की वैल्यू होगी वो 13.7 किलो कैलोरी से कम होगी। ऐसा क्यों, एक्चुअल में जो रिएक्शन हो रही है वो किसके बीच में हो रही है, H प्लस और OH माइनस के बीच में। सपोज कीजिए मैंने HCl ले लिया, यही ले लिया NH4OH। होता क्या है, HCl को आयोनाइज करने में जो एनर्जी लगेगी वो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन हम क्या मान लेंगे, यहाँ पर लगभग 0 है। लेकिन ये तो वीक है ना, ये वीक बेस है, तो इसको आयोनाइज करने में काफी खर्चा होगा। तो यहाँ पर जो एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन है वो 0 नहीं होगी, ये 0 नहीं होगी। तो जो एनर्जी निकलनी थी उसका कुछ पार्ट इसको आयोनाइज करने में यूज हो जाएगा। जब कुछ पार्ट इसको आयोनाइज करने में यूज हो जाएगा तो एनर्जी 13.7 नहीं निकलेगी, ठीक है। तो some part is used to ionize weak acid और weak base, इसलिए एनर्जी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब जैसे कि एग्जांपल लेते हैं, मूव करो स्क्रीन को। हाँ सर। हाँ सर। जैसे कि एग्जांपल लिया मैंने, सपोज कीजिए CH3COOH लिया, ये क्या है वीक एसिड, इसकी रिएक्शन मैंने NaOH के साथ कराई, स्ट्रॉन्ग बेस है, इससे बनेगा CH3COONA प्लस H2। अब इसके वीक है तो डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन क्या है 0 होगा, नॉट इक्वल टू 0। स्ट्रॉन्ग है तो डेल्टा H ऑफ आयोनाइजेशन क्या होगा, 0 होगा। ये भी स्ट्रॉन्ग में काउंट होते हैं सॉल्ट, 2-3 सॉल्ट के एग्जांपल ही ऐसे हैं जो वीक है, बाकी सारे स्ट्रॉन्ग, ये भी 0।
तो मुझे Yes, sir. बताइए यहाँ पर, अब मुझे बताइए यहाँ पर एंथैल्पी ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन वो किसके बराबर है? एंथैल्पी न्यूट्रलाइजेशन किसके बराबर है बताइए मुझे। यहाँ पर जो एनर्जी निकली वो डेल्टा एच है, जो एनर्जी निकली वो डेल्टा एच है, राइट। तो एंथैल्पी ऑफ जो न्यूट्रलाइजेशन हम देख रहे थे, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन हम देख रहे थे वो किसके बराबर था? बोलिए जल्दी से। एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन, हाँ ना, हाँ सर। पक्का? आयोनाइजेशन हाँ, sure. प्लस एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, हाँ. कौन सा न्यूट्रलाइजेशन? H प्लस OH माइनस से क्या बनाना? H2 बनाना। तो क्या यहां से हम एंथैल्पी ऑफ आयोनाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं? Yes, हाँ. sir. कोई दिक्कत इसमें? No, sir. No, sir. कोई दिक्कत नहीं, राइट। तो जितनी वीक वाले होंगे, वीक वाले में जो एनर्जी आएगी वो 13.7 से क्या आएगी? कम ही आएगी, Come. राइट। यहाँ कोई Yes, sir. समस्या हाँ, नहीं। No, sir. चाहे तो रिएक्शन लिख करके भी आप कर सकते हो क्वेश्चन को। रिएक्शन लिख करके कैसे करोगे? देखिए, न्यूट्रलाइजेशन में तो क्या होता है, H प्लस प्लस OH माइनस से क्या बन जाएगा? H2, हाँ ना। Yes, sir. तो यहाँ पर क्या बनेगा? CH3COOH। ये मेरे क्या बनाएगा पहले? CH3COO माइनस और H प्लस। यहाँ पे हीट लगेगी और जो NaOH है, NaOH तो डायरेक्ट Na प्लस और OH बना लेगा, यहाँ पर हीट नहीं लगेगी, राइट। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. और CH3COO माइनस और Na प्लस मिलकर के CH3COO Na लगेंगे, बना लेंगे। यस सर। अब अगर हम सबको ऐड करें तो ऐड करने पर क्या आएगा बताओ? निकाल सकते हो? हाँ, sir. ठीक है, यानी रटने की जरूरत नहीं, न्यूमेरिकल आएगा तो न्यूमेरिकल में हम इसको डिस्कस करने वाले। चलिए क्वेश्चन ले लेता हूं। क्वेश्चन दिया है, गिवन H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस टू फॉर्म H2 लिक्विड, डेल्टा H इक्वल टू माइनस 13.7 किलो कैलोरी। एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन क्या फाइंड करना है इसमें? फाइंड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस, ये फाइंड करो। क्या लिखेंगे हम? देखिए सॉल्यूशन कैसे बनाएंगे। ये जो Yes, इक्वेशन, delta. हाँ ये जो इक्वेशन दे रखी है आपके लिए, H प्लस एक्वस प्लस OH माइनस एक्वस से बनाए H2O लिक्विड, हाँ ना। Yes, sir. तो ये रिएक्शन का क्या कहलाएगा? एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। एंथैल्पी ऑफ sir. रिएक्शन के पहले अभी हम पढ़ चुके हैं, क्या पढ़ चुके हैं? सम ऑफ Enthalpy of formation of फॉर्मेशन ऑफ product एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट minus माइनस सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ enthalpy of reactant. reactant. फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट, यही पढ़ा है। Yes, sir. हाँ हाँ, सर। sir. तो प्रोडक्ट क्या है यहाँ पर? H2, Yes. H2O. राइट। हाँ, sir. Yes, sir. डेल्टा RH इक्वल टू हो जाएगा, वैल्यू पुट करो, डेल्टा RH नॉट। डेल्टा RH नॉट की वैल्यू कुछ ना कुछ देनी चाहिए, यहाँ पर कुछ वैल्यू यहाँ दे रखी। डेल्टा, ये जो डेल्टा H दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है? एक्चुअल फॉर्मेशन दे, हाँ, sir. ये दे Formation. रखा है। रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है, रिएक्शन की एंथैल्पी दे रखी है, Yes, sir. एक डाटा और मशीन है। तो एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है? एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर माइनस क्या लेना है? रिएक्टेंट में दो चीजें हैं, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ H प्लस Plus. प्लस एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ OH माइनस। लेकिन यह मालूम है, क्या मालूम है कि ये तो स्टैंडर्ड वैल्यू 0 लेते हैं, इसकी फिक्स है,
जब ये फिक्स है तो डेल्टा आर Yes, एच sir. की वैल्यू दे रखी -13.7। अगर ए वाली वैल्यू है मालूम हो, एंथैल्पी फॉर्मेशन ऑफ वाटर अगर मालूम हो, तो क्या हम ए वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते? कर लेंगे सर। बस ये अगर हम मालूम है तो ये वाली वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। हाँ सर। ठीक है, यस सर। हाँ सर। लास्ट है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। ओके, यस सर। तो अब यहाँ पर देखिए, नेक्स्ट है लास्ट है एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन एंड बॉन्ड एनर्जी। लास्ट पार्ट बचा हुआ तो आज खत्म ही कर लेते हैं इसको, इसे Yes, थोड़ा sir. मैंने लंबा ले लिया। एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। अब एटोमाइजेशन का मतलब क्या है एक्चुअल में? 1 मोल सब्सटेंस को इसमें कन्वर्ट करना, गैसियस एटम में। जो भी चेंज होगा वो कहलाएगा एंथैल्पी ऑफ एटोमाइजेशन। सर सब्सटेंस किस फॉर्म में रहता है? बता रहा हूँ, जैसे CH4 गैस में होना चाहिए, 1 मोल। करेक्ट, अच्छा पूछा। गैसियस सब्सटेंस गैसियस फॉर्म में होना चाहिए। कंडीशन है C गैस प्लस 4H गैस क्या कहलाएगी? एंथैल्पी ऑफ Atomization. एटोमाइजेशन कहलाएगी। या कार्बन सॉलिड है उसको किस में कन्वर्ट कर दो, कार्बन गैस में, तो भी एंथैल्पी एटोमाइजेशन ही कहलाएगी। मेटल में एक्चुअल में सब्लिमेशन एनर्जी है, उसको हम एंथैल्पी एटोमाइजेशन कह देते हैं। क्यों? क्योंकि इसका कोई फॉर्मूला तो होता नहीं मेटल का। यस सर। हाँ सर। ये बात समझ में आई? अब यहीं सर पर ये सॉलिड से भी गैस में करेंगे तो भी हाँ, ये कहलाएगा? मेटल के लिए ओके। ठीक है ना, मेटल के लिए। अब भाई Yes, sir. सिंगल एटम से बना हुआ कोई मेटल या नॉन मेटल है तो उसको गैस में कन्वर्ट कर दो, तो वो गैस में कन्वर्ट होने का मतलब क्या है? वो एटम इतने दूर दूर हो कि अकेला एटम बन गया वो। यस सर। अब नेक्स्ट है बॉन्ड एंथैल्पी, इसी से रिलेटेड है। बॉन्ड एंथैल्पी क्या है? जब 1 मोल बॉन्ड हम ब्रेक करते हैं, किससे? देखिए, जब बॉन्ड ब्रेक करोगे तो एनर्जी निकलेगी, लगेगी, और जब बॉन्ड बनेगा तो एनर्जी निकलेगी। एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक 1 मोल ऑफ बॉन्ड। कब? कंडीशन क्या है? when reactant and product both are in gaseous state। जब दोनों ही गैसेस स्टेट में, ये ध्यान रखना, तब बोलेंगे हम उसे क्या? बॉन्ड एंथैल्पी। जैसे Yes, sir. एग्जांपल ले लें, N2 गैस में उसको 2N में कन्वर्ट करा तो क्या कहलाएगा? बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एनर्जी नाइट्रोजन की। या Cl2 गैसियस स्टेट में है तो 2Cl गैस, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ, ये भी बॉन्ड एंथैल्पी किसकी हो? क्लोरीन की। आगे बढ़ो। यस सर। अब हाँ, पॉली सर। एटॉमिक में क्या दिक्कत होती है? इन पॉली एटॉमिक, जैसे आपने लिया CH4 गैस तो उससे डायरेक्ट बना कार्बन गैस प्लस 4H गैस। अब एक्चुअल में हुआ क्या होगा इसमें? एक्चुअल में CH4 जो गैस है, पहले उसने बनाया CH3 गैस प्लस 1H, फिर CH3 गैस से क्या बना होगा? CH2 गैस प्लस H, फिर CH2 गैस से क्या बना होगा? CH गैस प्लस H, फिर CH गैस से क्या बना होगा? C गैस प्लस plus H. H गैस। इतना हुआ होगा, तो सब में Yes, एंथैल्पी sir. क्या रहेगी? अलग अलग रहेगी। हाँ। सपोज करो यहाँ डेल्टा H1 है, यहाँ डेल्टा H2 है, यहाँ डेल्टा H3 है, तो यहाँ डेल्टा H4 है, तो नेट क्या आ गया अपना? डेल्टा H। H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 प्लस डेल्टा H4। ये कैसे आया होगा? इन चारों को ऐड कर दें
ऐड करने पर इक्वेशन क्या बनेगी? CH4 गैस से क्या बना? कार्बन गैस प्लस 4H, 4H. ये बना। Yes, sir. अब CH4 में कितने बॉन्ड हैं? 4. और CH बॉन्ड है, तो एक CH बॉन्ड ब्रेक हुआ, ऐसे कितने बॉन्ड ब्रेक होंगे? कितने 4. बॉन्ड ब्रेक हुए? यानी डेल्टा H इक्वल में क्या है? 4 ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, Yes, sir. हाँ ना? Yes, हाँ sir. सर। तो फिर एक कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी क्या होगी? कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी मीथेन में क्या हो जाएगी? जो भी यहाँ डेल्टा H आया डिवाइड बाय, डेल्टा H by 4। हाँ ना? Yes, sir. हाँ बात सर। समझ में आ गई? Yes, sir. बस लास्ट 10 मिनट और आगे बढ़ो। Okay, sir. हाँ सर। तो जो हमने डेल्टा आर यानी रिएक्शन की एंथैल्पी निकाली थी, वो क्या निकाली थी? बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्टेंट माइनस सम ऑफ बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ प्रोडक्ट। जैसे एग्जांपल देखिए क्वेश्चन में कैसे यूज करते हैं। N2 पहली बात तो गैस होना चाहिए, गैस नहीं हो तो बाकी जो भी एंथैल्पी लगती है वो भी हम लगा देंगे। ये बना, ठीक है। अब इसको देखिए, ये बना तो इसमें नाइट्रोजन कैसा रहेगा? ट्रिपल बॉन्ड। हाइड्रोजन के 3 मोल है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन के बीच में सिंगल बॉन्ड। NH3 में क्या है? ये 3 बॉन्ड है Single. NH के, 2 Yes, मोल। sir. तो अब अगर मुझे यहाँ डेल्टा आर निकालना है, एंथैल्पी रिएक्शन निकालनी है, तो क्या आ जाएगा? बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड प्लस 3 इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, रिएक्टेंट की एंथैल्पी हो गई बॉन्ड एनर्जी की, Yes, sir. माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH। कितने NH है? एक अमोनिया में 3 NH, टोटल 2 मोल है। कितने NH हो गए? 6, हाँ ना? Yes, हाँ sir. सर। दूसरा एग्जांपल ले लें, बस वैल्यू पुट कर देंगे। दूसरा एग्जांपल ले लेते, CH2 डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2, इससे बना CH3 CH3। सॉल्व करें तो CH2 CH2 यानी ये कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन कार्बन के बीच में, कार्बन हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है, प्लस HH, इससे क्या बना? CH3 और CH3। तो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, बताइए, बॉन्ड एनर्जी ऑफ कार्बन CH2. हाइड्रोजन कितने? 4, इसमें C2H4 Yes, प्लस sir. बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड C, सी हाँ ना? डबल बॉन्ड। हाँ सर। अरे कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तो है, Yes, sir. हाँ प्लस सर। बॉन्ड एनर्जी ऑफ HH, माइनस क्या करोगे? बॉन्ड एनर्जी ऑफ CH, कितने CH? 6, 6 प्लस बॉन्ड एनर्जी ऑफ C। सी। क्लियर? Yes, sir. sir. इतनी बात समझ में आ गई? Yes, sir. अब हाँ, रेजोनेंस एनर्जी, रेजोनेंस एनर्जी क्या है? वो हम पढ़ चुके थे केमिकल बॉन्ड में। तो इसमें एक क्वेश्चन और अगर लें कि C6H6 लिक्विड में प्लस O2 से क्या बना? 6CO2 गैस प्लस 3Y2 H2O लिक्विड, 3Y2 नहीं सॉरी 3H2O लिक्विड फॉर्म में, 3 6 12 3 15, तो हो जाएगा 15/2। अब मुझे बताइए, अगर हमें बॉन्ड एनर्जी लगाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? पहली बात तो एक ये किस में हो? गैस में हो, और ये भी किस में हो? गैस में हो, हाँ ना? अरे हाँ या ना? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर। और बेंजीन में रेजोनेंस होता है, रेजोनेंस होता है तो इसमें रेजोनेंस एनर्जी होगी। CO2 में भी रेजोनेंस होता है तो उसमें भी रेजोनेंस एनर्जी आ जाएगी। तो अब डेल्टा एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू, पहले तो क्या लेंगे? बेंजीन का वेपोराइजेशन, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ
बेंजीन, क्यों? पहले तो आपको गैस में कन्वर्ट करना है। पहले मैं ऐसा बना लूं, बेंजीन, ये बेंजीन हो गया, ये हो गए, है ना? हाँ सर 15/2 O डबल बॉन्ड O से क्या बना, C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O कितने 6 प्लस H2O कितने 3। हाँ अब बोलो, इक्वेशन बताओ। पहले तो बेंजीन को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, गैस में, वेपर में। तो एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ बेंजीन, अब उसके बाद गैस में आ गया, अब बॉन्ड एनर्जी, और साथ में रेजोनेंस भी होता है बेंजीन में, तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ बेंजीन, है ना? हाँ सर प्लस अब बेंजीन में कार्बन कार्बन बॉन्ड कितने हैं, सिंगल बॉन्ड कितने हैं, 3 है, प्लस 3 बॉन्ड कौन से हैं, एच डबल है, प्लस 6 बॉन्ड कौन से हैं, कार्बन हाइड्रोजन है, कार्बन हाइड्रोजन प्लस 15/2 बॉन्ड एनर्जी किसकी, O डबल बॉन्ड O की, डबल बॉन्ड माइनस। हाँ अब बताइए, CO2 तो गैस ही है, यस सर उसमें रेजोनेंस एनर्जी भी होती है, अगर दे रखी तो रेजोनेंस एनर्जी ऑफ CO2 प्लस CO बॉन्ड कितने हैं 12, बॉन्ड एनर्जी ऑफ C डबल बॉन्ड O, हाँ ना? एक CO2 में 2 CO है, प्लस वाटर लिक्विड था, तो पहले इसको वेपोराइज करो, एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर, क्यों? क्योंकि बॉन्ड एनर्जी से गैस स्टेट में लगती है, प्लस अब एक वाटर में 2 OH बॉन्ड है, कितने बॉन्ड हो गए टोटल 6, बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH, ये वैल्यू है, OH एक्चुअल में अपन वैल्यू पुट कर रहे हैं, आंसर आ गया। यस सर क्या होता है, एक लाइन में क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। यस सर अब क्या बात समझ में आ गई अच्छी तरह से? यस सर हाँ सर तो ये आपका एक चैप्टर हो गया क्लियर। यस सर